देखिए ब्रीच या एंटिसिपेटरी ब्रीच भी एक इसी का वेरिएंट है। इसके लिए हमको वापस आना पड़ेगा सेक्शन 39 पे। एक्सप्रेसली आप देखेंगे तो ब्रीच के लिए प्रोविजन नहीं है, रेमेडी के लिए जरूर है। सेक्शन 39 देखिए जो इसकी बात करता है। सेक्शन 39 कहता है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल। डायरेक्ट में वापस आ जाइए, मैंने परफॉर्मेंस के समय छुड़वाया था, मैंने कहा था ब्रीच में पढ़ेंगे इसको। सो 39 इज इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। पार्टी अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने से मना कर देती है, दैट इज ब्रीच। इसी को हम ब्रीच कहते हैं कि आपने जो ऑब्लिगेशन लिया है आप उसको परफॉर्म करने को तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, इसी को हम ब्रीच कहते हैं। अब 39 में ही इंप्लाइड है एक पर्टिकुलर चीज जिसको हम कहते हैं एंटिसिपेटरी। देखिए ब्रीच कैसे होगा, एक होता है एक्चुअल, इसको ध्यान से समझना, ये एंटिसिपेटरी ब्रीच, अरे ये जो एंटिसिपेटरी ब्रीच की कहानी है इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड प्री में भी क्वेश्चंस बनते हैं और कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेंगे तो मेंस में भी आपके लिए हेल्प होगी। एक तो एक्चुअल ब्रीच होता है, एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। देखिए एक्चुअल ब्रीच कब होता है, डेट ऑफ परफॉर्मेंस या टाइम ऑफ परफॉर्मेंस पे, जब परफॉर्म करना था तब आपने मना किया, दैट्स एक्चुअल ब्रीच। और एंटीसिपेटरी ब्रीच कब हो जाता है, बिफोर परफॉर्मेंस। अभी परफॉर्मेंस ड्यू नहीं हुई थी, उसके पहले ही आपने मना कर दिया कि अपना ऑब्लिगेशन आप फुलफिल नहीं करेंगे। इसको क्यों पढ़ रहे हैं ये बात भी मैं आपको समझाऊंगा, 10 मिनट अगले ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मान लीजिए आपके और मेरे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप अपनी कार मुझे 5 लाख रुपए में सेल करेंगे, और बात हुई थी गाड़ी देने की 1 जनवरी। मैंने कहा यार अब ये जाता हुआ ईयर है, इसमें मैं नहीं लूंगा, नए साल में आप मुझे गाड़ी देना, 1 तारीख को परफॉर्म करेंगे, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, या मान लीजिए कुछ एडवांस अमाउंट मैंने आपको दे दिया। आप जो गाड़ी मुझे देंगे, आप जो डिलीवर करेंगे, आप जो परफॉर्म करेंगे अपना कॉन्ट्रैक्ट, वो कब करेंगे, 1 जनवरी को। अब 1 जनवरी आने के पहले आज ही, आज 27 तारीख है, आज ही आप मुझे बोल देते हैं कि सर वो गाड़ी नहीं दे पाएंगे, हमको किसी और ने बढ़िया प्राइस ऑफर कर दी है, या आप बेचने का मन नहीं है, तो मैं आपको 1 तारीख को गाड़ी नहीं दे पाऊंगा। बात समझना, डेट ऑफ परफॉर्मेंस कब है, 1 जनवरी। आपने 27 दिसंबर को ही बोल दिया कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म। इस ब्रीच को हम क्या कहते हैं, एंटिसिपेटरी। परफॉर्मेंस के पहले ही जो ब्रीच हो जाए उसको कहते हैं एंटिसिपेटरी। या फिर आज ही आपने वो गाड़ी उठा के किसी और को बेच दी, तो आपने खुद को डिसेबल कर लिया। अब जब किसी और को वो गाड़ी बेच दी जिसकी मेरी बात चल रही थी, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो अब आप मुझे तो बेच नहीं पाएंगे। तो या तो आपने वो गाड़ी किसी को बेच दी, या आपने मुझे मना कर दिया वो गाड़ी बेचने से, इसको हम कहते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच। और मान लीजिए 1 तारीख को मैं आपसे गाड़ी मांगता और फिर आप मना कर देते कि सर नहीं दे रहे, या एक को आप नहीं देते, उसको हम कहते हैं एक्चुअल ब्रीच। सो ब्रीच जो है वो 2 तरीके का है, एक एक्चुअल, एक एंटीसिपेटरी। ठीक, इस बात को मेरे ख्याल आप समझ गए हैं बहुत अच्छे से। एंटिसिपेटरी मतलब एक्चुअल डेट, जब परफॉर्मेंस जब ड्यू हो रही है उसके पहले ही आपने खुद को डिसेबल कर लिया है, या फिर डेट ऑफ परफॉर्मेंस पे आपने परफॉर्म नहीं किया, तो दैट विल बी एक्चुअल ब्रीच। अब इसका डिस्टिंक्शन की जरूरत क्या है, क्यों इस डिस्टिंक्शन की जरूरत पड़ रही है, ब्रीच तो ब्रीच है, एंटिसिपेटरी से क्या मतलब, उस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, उस बात को समझ लीजिएगा कि एंटिसिपेटरी ब्रीच के केस में होगा क्या एक्चुअली, और क्यों एक्चुअल और एंटिसिपेटरी की हम यहां बात कर रहे हैं। अब देखो डेट ऑफ परफॉर्मेंस जो थी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, गाड़ी खरीदनी थी जो मुझे, दैट वाज 1 जनवरी 24। ठीक, और आपने एंटिसिपेटरी ब्रीच किस दिन कर दिया है, दैट इज 27 दिसंबर 23। 27 दिसंबर को ही आपने एंटिसिपेटरी ब्रीच कर दिया। अब एक क्वेश्चन यहां ये अराइज होता है कि अगर आपने 27 दिसंबर को ही ब्रीच कर दिया है, तो क्या कल मैं आपके अगेंस्ट कोर्ट चला जाऊं 28 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराने। भाई अगर आपने ब्रीच किया है तो मैं कोर्ट में जाके एनफोर्स करा सकता हूं, और अगर आपने आज ही, आप बात समझ रहे हैं, अगर आपने 27 तारीख को ही ब्रीच कर लिया, डेट ऑफ परफॉर्मेंस 1 जनवरी है लेकिन आपने 27 को ही खुद को डिसेबल कर लिया, तो क्या मैं कल, दैट इज 28, क्या मैं 28 को कोर्ट जा सकता हूं आपके अगेंस्ट,
इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने के लिए, या फिर मुझे वेट करना पड़ेगा 1 जनवरी का डेट ऑफ परफॉर्मेंस का, तभी मैं कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराने जाऊंगा? पहले तो इसका जवाब दीजिए, तो मैं आगे की कहानी बताऊं। अब इसमें एक ट्विस्ट और है, तो पहले मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है, विल आई हैव टू वेट, और या फिर मैं जा सकता हूं सीधे? सो मोनिका का कहना है जा सकते हैं। वैभव ने पूछा गुड आफ्टरनून सर, अगर किसी को आपके साथ पढ़ना हो तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, आपसे बात कैसे हो सकती है? बेटा एक नंबर चल रहा है आपके स्क्रीन पे, उस पर कॉल कर लीजिए, यू विल गेट ऑल दीज डिटेल्स। मेरे साथ पढ़ना है तो फीस देनी पड़ती है उसके लिए, है ना? चलिए खैर मजाक कर रहा हूँ, आप बिल्कुल कॉल करिए, आप बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपसे बिल्कुल बात मेरी हो जाएगी। दिए हुए नंबर पे आप कॉल करेंगे, somebody will respond, एक बार टाइम की अवेलेबिलिटी देख के बिल्कुल बता दिया जाएगा कि आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है उसमें। हाँ जी, मोनिका का कहना है कर सकते हैं, मनोरमा का कहना है कर सकते हैं। मैसेज डाल दीजिए अगर बाय चांस कॉल रिसीव नहीं हुआ है तो, एक बार मैसेज भी डाल दीजिए, ठीक है? अच्छा, अब ये चीज बताइए मुझे कि हाँ आप कह रहे हैं 27 तारीख को कर सकते हैं, तो कर सकते हैं मतलब मैं चले जाऊंगा 28 को, मैं चले जाऊंगा, 27 को आपने ब्रीच कर दिया, 28 को मैं आपके अगेंस्ट कोर्ट चले जाता हूं और सूट फाइल कर देता हूं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराने के लिए मैं आपके अगेंस्ट सूट फाइल करता हूं। ये तो ठीक है कि मैंने सूट फाइल आपके अगेंस्ट कर दिया, मान लीजिए मैंने 27 को नहीं किया, आई एम स्टिल वेटिंग कि भैया शायद तुम परफॉर्म कर दो यार, भले तुम्हारा आज मूड बदल गया है, आज तुमने बोल दिया है अगर आपने ये कह दिया है कि आज आपने बोल दिया है 27 तारीख को कि हम गाड़ी नहीं देंगे, लेकिन 1 जनवरी को तक मैं वेट कर रहा हूं कि हो सकता है इस बीच में कुछ आपका दिमाग वापस बदल जाए और वापस आप तैयार हो जाएं, परफॉर्म कर दें 1 को, तो मैं आपके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं करता हूं, क्योंकि जनरली आप जानते हैं लिमिटेशन पीरियड एक ठीक ठाक समय होता है, एक सब्सटैंशियल टाइम होता है इस चीज का, एक आपका एनफोर्स करने के लिए। लिमिटेशन एक्ट आपको एक ठीक ठाक समय अवधि देता है, 1 साल, 3 साल, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 20-20 साल, तो उस दौरान आप कभी भी जा सकते हैं भाई। भले मेरा राइट अराइज आज हो गया, एंटिसिपेटरी ब्रीच में भी 27 तारीख को ही राइट मेरा अराइज हो गया कोर्ट जाने का, लेकिन अभी मेरे पास लंबा समय है और तब तक मैं कोर्ट जा सकता हूं, और इसीलिए मैं मान लीजिए 27 को आपने ब्रीच किया, ध्यान से सुनना मेरी बात, कमेंट वमेंट के चक्करों में ना पड़ो बेटा, इधर पढ़ लो, ये कोई नहीं पढ़ाएगा, मतलब वो सब बातें बाद में हो जाएंगी, ये ज्यादा जरूरी है। तो अगर मान लीजिए 27 तारीख को आपने तो ब्रीच कर दिया है, लेकिन परफॉर्म की डेट ऑफ परफॉर्मेंस एक्चुअली थी 1 तारीख, 1 जनवरी, ब्रीच हो गया 27 को, अब भाई मेरे पास तो समय है ना, मैं तो कभी भी जा सकता हूं कोर्ट, अभी मेरे पास लंबा समय है एनफोर्स कराने का। मान लीजिए मैं इसके बाद कोर्ट नहीं जाता हूं एंटिसिपेटरी ब्रीच के बाद, इसके बीच में एक संभावना ये हो सकती है कि बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस कम्स, 1 जनवरी के पहले, मान लीजिए 29 दिसंबर को आपके साथ वो हो जाता है इम्पॉसिबिलिटी वाला एलिमेंट। मान लीजिए वो गाड़ी जिसका हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो आपको 1 तारीख को मुझे डिलीवर करना था, अगर 29, इसको जरा ठीक से लिख दूं मैं, अगर 29 दिसंबर को ही आप इम्पॉसिबिलिटी के कारण रिफ्रेन हो जाते हैं उस ऑब्लिगेशन को आगे कर पाने के लिए, अगर वो कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है, आपने एंटिसिपेटरी ब्रीच, आपने मुझे बोल दिया कि सर अब गाड़ी बेचने का मन नहीं है, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूं, मैं आपको 1 तारीख को नहीं दूंगा गाड़ी, लेकिन 29 तारीख को आपकी वो कार बिना आपके फॉल्ट के चोरी हो जाती है या उसमें आग लग जाती है, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी या डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन 56 में, मैंने आपने ब्रीच किया लेकिन मैं कोर्ट नहीं गया सूट फाइल करने के लिए, बीच में इम्पॉसिबिलिटी हो गई, क्या आपको इस इम्पॉसिबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा? आपने एंटिसिपेटरी ब्रीच 27 दिसंबर को कर लिया है, लेकिन इम्पॉसिबिलिटी अराइज हुई है 29 को, डेट ऑफ परफॉर्मेंस 1 जनवरी है, क्या आपको इस इम्पॉसिबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा? क्या इस सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का बेनिफिट आपको मिलेगा?
अब बताइए यस और नो। That is the most important thing. That is the most important thing which we need to understand regarding anticipatory breach. क्या इस impossibility का benefit आपको मिल सकता है या आपको इसका benefit नहीं मिलेगा क्योंकि आपने anticipatory breach कर लिया। Actual date of performance is 1st January. I hope you got the concept. यार प्लीज ना, एक बहुत विनम्र निवेदन है आपसे, जब मैं पढ़ा रहा हूं मेरे से ये सब बातें मत करा करो कमेंट में। आपको इससे रिलेटेड कुछ बात है तो कर लो, सब नंबर नंबर चल रहे हैं, फोन नहीं लग रहा मैसेज कर लो, यहाँ ये सब पंचौरा मत करो यार। वैभव को पढ़ाना भाई मैं नहीं दे पाऊंगा पढ़ाना, ये ऐसे तो बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा कि आपको अगर इतनी अहमियत समझ में नहीं आ रही कि कोई बंदा यहाँ खड़े होकर कॉन्सेप्ट समझा रहा है, उसमें आप ये कमेंट कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आप पढ़ाने रहे आपको। सीधी सी बात ये है। हाँ भाई बताइए। मतलब समय देखो ना यार, कब क्या बात करनी है किससे। अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो यू मे बी नोइंग व्हाट इट टेक्स टू टीच, है ना। कॉन्सेप्ट पढ़ना फिर उसको समझाना, उसके बीच में तुम लगे हो ये सब बातें करने यार। इतनी बार समझा चुका हूं भाई, जब मैं पढ़ा रहा हूं मेरे को डिस्टर्ब मत किया करो बीच में। ऑलराइट, सो विशाल का कहना है नो, नहीं मिलेगा इम्पॉसिबिलिटी का बेनिफिट। तो मेरे ख्याल आपका ये सोचना है इस चीज पे, विशाल और अभिषेक सभी लोगों का जो भी इसको कह रहे हैं, मेरे ख्याल आपका सोचना ये है क्योंकि एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस से मतलब नहीं है, क्योंकि आपने एंटिसिपेटरी ब्रीच कर लिया, इसीलिए आपके हिसाब से इस इम्पॉसिबिलिटी का फायदा नहीं मिलना चाहिए। That's what you are thinking, but the courts have a different opinion. But the courts has a different opinion. अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लेना अगले 5 मिनट के लिए। देखो भाई, मैं आपको पूरा क्रक्स बता रहा हूं, मल्टीपल जजमेंट से केस के नाम में अलग से लिखवा दूंगा, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आप कोई भी जजमेंट पढ़ेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आपने एंटिसिपेटरी ब्रीच कर दिया है 27 दिसंबर को ही आपने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया दैट यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन और टू परफॉर्म योर पार्ट। नाउ आई हैव एन ऑप्शन, मेरे पास ऑप्शन है, मैं 28 को कोर्ट चले जाऊं या फिर वेट करूं। अगर मैंने वेट किया 1 जनवरी तक का, अभी मैं कोर्ट नहीं गया हूं, अगर मैंने वेट किया है तो ध्यान रखना इम्पॉसिबिलिटी का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अगर मैंने सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, अगर मैंने सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया है डैमेजेस का, तो एक बात ध्यान रखना, आपको इम्पॉसिबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल डेट ऑफ पर, क्योंकि मैंने ये ऑप्शन आपके लिए ओपन कर दिया by not filing a suit against you immediately after the anticipatory breach। मैंने ये अपॉर्चुनिटी आपको दी है, मैंने ये ऑप्शन आपके लिए ओपन कर दिया है कि आप बाद में इस इम्पॉसिबिलिटी का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं अगर मैं वेट करता हूं टिल 1 जनवरी। इन दैट केस आप इस इम्पॉसिबिलिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे केसेस आपको मिल जाएंगे, ऐसे केसेस आपको मिल जाएंगे यहां पे, ठीक, जहां ये चीज हेल्ड हुई है कि भले ही एंटिसिपेटरी ब्रीच हुआ हो, लेकिन आपने क्योंकि एक्शन इंस्टीट्यूट नहीं किया है और एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस के पहले कोई इम्पॉसिबल इवेंट हो जाता है, तो ऐसे में जो पर्सन ब्रीच कर रहा था उसको इम्पॉसिबिलिटी का बेनिफिट मिल जाएगा। एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस से ये देखा जाएगा, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। एक ये बात ध्यान रखिए। दूसरा, अगर मैंने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, मान लीजिए 28 को ही, 28 दिसंबर को ही मैं कोर्ट चला जाता हूं, अगर मान लीजिए 28 दिसंबर को ही मैं सूट फाइल कर देता हूं आपके अगेंस्ट फॉर द एनफोर्समेंट और डैमेज, इन दैट केस अब 29 को अगर इम्पॉसिबिलिटी होती भी है तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने एंटिसिपेटरी ब्रीच किया, बदले में मैंने एक्शन ले लिया 28 दिसंबर को, तो अब भले ही इम्पॉसिबिलिटी हो जाए 29 तारीख को, आपको इसका बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा। I hope the concept is clear regarding anticipatory and actual। क्या इम्पैक्ट होगा इम्पॉसिबिलिटी का एंटिसिपेटरी ब्रीच होने के बाद? मेरे पास बिल्कुल राइट है,
आपके अगेंस्ट सूट फाइल करने का। वंशिका कह रही है सर समझ नहीं आया। बेटा बीच में इधर उधर जाओगे तो नहीं समझ आएगा। कितने लोगों को आ गया समझ? यस लिख के बता दीजिए एक बार, एक बार यस लिख के बता दीजिए। आप कमेंट के चक्कर में पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ वंशिका स्टिल, बट एक बात ध्यान रखिए, व्हेन आई एम हियर लिसन टू मी ओनली। इन सब बातों के लिए बहुत समय है हमारे पास। ऑल राइट, देखो एक बात सिंपल सी है, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं ब्रीफ में। एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस 1 जनवरी है। परफॉर्मेंस की डेट आने के पहले ही अगर आप अपना पार्ट परफॉर्म करने से मना कर देते हैं, उसको कहते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच। आपको गाड़ी मुझे देनी थी 1 जनवरी को, आपने 27 दिसंबर को ही मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा परफॉर्मेंस हमसे। अब मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं 28 को ही आपके अगेंस्ट कोर्ट चले जाऊं या लेटर किसी डेट पे जाऊं, क्योंकि मेरे पास तो समय है एज पर लिमिटेशन एक्ट। अगर मैं 28 को सूट फाइल कर देता हूं आपके अगेंस्ट, कोर्ट चला जाता हूं, इसके बाद कोई भी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती रहे, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में जो हमने पढ़ा था सेक्शन 56, ऐसी कोई भी इम्पॉसिबिलिटी होगी तो उसका इंपैक्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे, मेरे सूट पे अब नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एंटिसिपेटरी ब्रीच 27 को कर दिया, 28 को मैंने सूट फाइल कर दिया। अब इस 29 तारीख को अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, आग लग जाती है, जिससे आप शायद बेनिफिट ले सकते थे 56 का, अब नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपने एंटिसिपेटरी ब्रीच किया और मैंने आपके अगेंस्ट एक्शन ले लिया, सूट फाइल कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए आपने एंटिसिपेटरी ब्रीच किया है 27 दिसंबर को और मैं अभी वेट कर रहा हूं, मैंने आपको टाइम दे दिया कि चलो ठीक है यार 1 जनवरी तक हो सकता है मूड बदल जाए, फिर से ये बेचने को तैयार हो जाए, देखेंगे 1 को नहीं दिया तो सूट फाइल करेंगे, मैं बैठा हूं ऐसा सोच के। ऐसे में अगर 29th को कोई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है, कोई डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का ग्राउंड आपके पास आ जाता है, वो गाड़ी चोरी हो जाती है, उसमें आग लग जाती है, इन दैट केस आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। अगर मैंने सूट फाइल नहीं किया है तो 1 जनवरी के पहले तक आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा अब एक चीज बताइए, मान लीजिए मैंने सूट फाइल नहीं किया 27 के बाद, अभी मैंने सूट फाइल नहीं किया, और 3 जनवरी को इंस्टेड ऑफ फर्स्ट 3 जनवरी को अगर ये इम्पॉसिबिलिटी होती है तो, अगर 3 जनवरी को आपकी गाड़ी चोरी, अभी भी मैंने सूट फाइल नहीं किया, डेट ऑफ परफॉर्मेंस 1 जनवरी थी, गाड़ी चोरी किस दिन हो रही है? 3 तारीख को। 3 जनवरी को ये गाड़ी अगर चोरी होती है तो क्या आपको इम्पॉसिबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा? यस और नो? इससे रिलेटेड भी कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, है ना? बताइए 3 तारीख को मिलेगा, यस और नो? करेक्ट सृष्टि, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस अब जा चुकी है, उस दिन तक करना था, इसके बाद कोई बेनिफिट नहीं। ठीक, तो आई होप द होल कॉन्सेप्ट इज नाउ क्लियर। एक्चुअल एंटिसिपेटरी होता क्या है, क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, एक्शन ले सकते हैं नहीं ले सकते, दैट्स द होल स्टोरी रिगार्डिंग दिस केस। पढ़ लीजिएगा इसमें, हॉस्टर वर्सेस डेलाटोर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आखिरी चीज बची है डिस्चार्ज की, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब दो पार्टीज हैं, दोनों ने अपना अपना एक एक ऑब्लिगेशन लिया कि मैं ये करूंगा आप ये करेंगे। एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन करने से मना कर दे रही है या किसी वजह से वो नहीं कर रही है ऑब्लिगेशन फुलफिल, इसको अपन कहते हैं ब्रीच। मैंने आपके साथ अग्रीमेंट किया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपने ऑब्लिगेशन लिया, आप पैसे देंगे। अगर मैं पढ़ाने से मना कर दूं दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप पैसे देने से मना कर दें दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच में डिस्चार्ज ऐसे ही नहीं मिलेगा पार्टी को। ब्रीच अगर आपने कर दिया, आपने फीस पे नहीं करी, आपने ब्रीच किया, तो मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा कि अब मुझे आपको पढ़ाना नहीं है, दैट्स ओके। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, आपने क्योंकि अग्रीमेंट किया और ऐसे ही आपको भी डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। अब यू विल हैव टू कॉम्पनसेट मी फॉर दैट। रेमेडी मिलेंगी, अभी रेमेडी और भी है, कॉम्पनसेशन, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, बट और भी रेमेडीज हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी हो सकता है, इसका तो हो ही सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के पैसे लिए जाएंगे आपसे। हाँ, अगर मैंने पढ़ाने से मना कर दिया तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा पाएंगे, क्योंकि स्किल बेस्ड चीजों की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, और बहुत वाजिब और लॉजिकल रीजंस हैं उसके। क्योंकि अगर कोई कंपेल करेगा, कोर्ट अगर कंपेल करेगा मुझे पढ़ाने को, तो पढ़ा दूंगा, मुझे ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ, फिर अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको।
तो वो, क्योंकि इसमें बहुत ऑब्वियस सी चीज है ना, मतलब एक पेंटर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपने स्केच बनाने के लिए, अब आप उसको कम पे लगा रहोगे अगर कोर्ट से कि नहीं तुम्हें बना के देना पड़ेगा, मजनू भाई टाइप का घोड़ा बना देगा वो, ले जाओ ये लो। तो पेंट कैसे स्केल करोगे आप उसको, कैसे मेजर करोगे? मेजर करने का कोई सवाल नहीं होता स्किल बेस्ड में। हाँ, मोबाइल फोन की डिलीवरी हो तो मेजरेबल है कि हाँ ये फोन मिलना चाहिए, वहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगा, बट स्किल बेस्ड चीजों में नहीं। अब जरा ये बताइए कि ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये कहीं स्टैट्यूट में मिला क्या आपको? जो अभी तक प्रोविजन, मेजोरिटी ऑफ सेक्शन अपन पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट के, अगर देखें 75 तक होता है फर्स्ट पार्ट, उसके मेजोरिटी ऑफ सेक्शन तो अपन पढ़ ही चुके हैं, दो चार बचे हैं मेरे ख्याल से, 60 72 वो सब पढ़ लिया था अपन ने, 73 4 5 बचा बस। और वो सब डैमेज की बात करते हैं, रेमेडी की, वो डैमेजेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें ब्रीच किधर है? ब्रीच अनस कह रहे हैं सर यहाँ मिलेगा क्योंकि एज्यूम जैसा कुछ नहीं है यहाँ, ऑल राइट। 39, यस ब्रीच की बात करता है 39, जरा सेक्शन 39 निकालिए बेरेक्ट में। सेक्शन 39 देखिए, एक था हमारा 37, 37 बता रहा था कि जिस पार्टीज ने, प्रोमिसर ने जो ऑब्लिगेशन लिया है वो उसको फुलफिल करना है, अगर वो नहीं, उसकी डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। हाँ, स्किल बेस्ड है उस केस में लीगल रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर पार्टी नहीं कर रही, करती है, डिसीज्ड पर्सन है, डेथ हो चुकी है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका ऑब्लिगेशन फुलफिल करता है। आपको लेकिन अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है पार्टी को, ये बात 37 बताता है। 39 बताता है कि अगर आपने नहीं किया तो क्या। सो 39 देखिए, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली, when a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, पूरी तरीके से करने से मना कर दिया उसने, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance। अगर एक पार्टी ने खुद को डिसेबल कर लिया है या उसने मना कर दिया है कि मैं अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करूंगा, पूरी तरीके से मना कर दिया है कि मैं ऑब्लिगेशन फुल, अब ये एंटायरली का मतलब क्या है उसको भी समझेंगे, कि पूरी तरीके से अगर एक व्यक्ति मना कर देता है अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से, तो दूसरी पार्टी के पास क्या ऑप्शन है? वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, लेकिन अगर उसने एक्विजेंस दे दिया कंटिन्यू करने का, तो कंटिन्यू भी हो सकता है। आपके ऊपर है, आपके पास ऑप्शन है, आप उसे एंड कर सकते हैं। दिस सेक्शन 39 deals with anticipatory breach of contract. This deals with anticipatory breach of contract. अब समझिए ये होता क्या है एंटिसिपेटरी, या 39 पे अभी आते हैं। देखिए, ब्रीच जो है ये बेसिकली दो तरीके का होगा। एक आपका होता है एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच होता है ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। एक्चुअल ब्रीच कब होता है? डेट ऑफ परफॉर्मेंस या टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, कि जब आपको परफॉर्म करना था उस समय आपने मना कर दिया, नहीं हो पा रहा, या तब आप डिसेबल्ड थे परफॉर्मेंस देने से। टाइम ऑफ परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस ड्यू हो चुकी है कि आपको अब करना था, तब आपने नहीं किया, दैट इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक इसके जैसा ही होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। एंटिसिपेटरी क्या होता है? एंटिसिपेटरी होता है बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू, बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अभी ड्यू नहीं हुई है, उसके पहले ही आपने खुद को डिसेबल कर लिया है या मना कर दिया कि भैया हम तो नहीं कर पाएंगे यार, दैट्स एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए मैंने आपके साथ अग्रीमेंट किया है कि 15 अप्रैल को मैं अपना मोबाइल फोन आपको दूंगा, आपसे 10,000 लूंगा। 15 अप्रैल को जब आप डिमांड करते हैं फोन में, मना कर देता हूं नहीं दे पाऊंगा, दैट इज एक्चुअल ब्रीच। आज ही मैं आपको बोल देता हूं, आज क्या डेट है? 12 तारीख को ही मैं आपसे कह देता हूं कि भाई साहब जो कॉन्ट्रैक्ट है जो 15 को मेरे को परफॉर्म करना, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म। दैट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच। अभी परफॉर्मेंस ड्यू नहीं हुई है और मैंने डिसेबल कर लिया है खुद को,
या फिर मना, वो फोन मैंने किसी और को भेज दिया, आज ही भेज दिया 12 तारीख को, तो अब मैं परफॉर्म कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। या मैंने मना कर दिया, मैं नहीं कर पाऊंगा अपना ऑब्लिगेशन। दैट्स एंटिसिपेटरी ब्रीच। आई होप दैट इज क्लियर। एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी कोई दिक्कत नहीं। 39 deals with this anticipatory breach of contract. जैसा इसमें लिखा है, when a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance. तो इसके पास क्या ऑप्शन है? वो चाहे तो the promisee may, क्या लिखा है? The promisee may, चाहे तो एंड कर सकता है, चाहे तो ना करे, दोनों ऑप्शन। इलस्ट्रेशन देख लीजिए जरा, इलस्ट्रेशन ए। इसकी इलस्ट्रेशन जो है 39 के, और ये जो सिंगर और थिएटर वाला इलस्ट्रेशन है कॉन्ट्रैक्ट में 3 एक जगह है, और सबका अपना सिग्निफिकेंस है अलग अलग, और इससे क्वेश्चंस आते हैं। प्री में सीधे सीधे इलस्ट्रेशन आता है। ए देखिए, ए अ सिंगर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी द मैनेजर ऑफ अ थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर 2 nights in every week during next 2 months, and B engages to pay her 100 rupees for each night's performance. On the 6th night, A willfully absents herself from the theater. B is at liberty to put an end to the contract. समझ आया इलस्ट्रेशन? एक थिएटर के मैनेजर ने एक सिंगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 6 नाइट्स पे वो सिंगर उसके थिएटर में परफॉर्म करेगा, हर एक नाइट के परफॉर्मेंस के उसको 1000 रुपए मिलेंगे। ठीक, तो जो अग्रीमेंट हुआ है वो हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। मान लीजिए 6 नाइट्स का परफॉर्मेंस, उसमें जो लिखा है 7th 7th, वो मंथ में 2 की बात है, इसलिए आप सिंप्लीफाइड तरीके से इसको इधर समझिए कि मान लीजिए 6 ओकेजन्स पे गाना है आपको, उसके आपको पर ओकेजन गाने के 1000 रुपए मिलने हैं। मान लीजिए जो सिंगर है वो 4th नाइट को एब्सेंट हो जाता है, 4th नाइट को वो एब्सेंट हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 6। 4th नाइट को वो एब्सेंट हो गया। अब जो मैनेजर है थिएटर का, उसके पास ऑप्शन है, he may choose to cancel the contract at this point only. 4 को अब नहीं आए, अब भैया आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, ये 2 दिन आपको नहीं गाने। अगर मान लीजिए सिंगर 5 को भी गाने आता है, and if the theater manager allows him to sing on 5th, 6 को भी वो परफॉर्म करने देता है, इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि आपके पास ऑप्शन था कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का, बट आपने नहीं किया, आपने एक्विजेंस दे दिया। एक्विजेंस बोले तो सहमति, आपने सहमति दे दी कि चलो ठीक है भैया कंटिन्यू करना है, खत्म नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट इधर, ठीक, और सहमति दे दी है, इसलिए बाकी की 2 नाइट्स पे भी सिंगर परफॉर्म कर लेता है। अब इधर 2 सवाल और आते हैं कि मान लीजिए ये जो थिएटर मैनेजर है, अगर ये इलेक्ट करता है कि भैया मुझे आगे परफॉर्म नहीं कराना, खत्म, ये 2 दिन में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपकी 6 दिन की बात थी, आप 4थे दिन एब्सेंट हो गए, अब आगे कंटिन्यू करेंगे, ये अधिकार थिएटर मैनेजर को सेक्शन 39 दे रहा है। क्लियर है? अब एक सवाल ये आता है कि क्या वो सिंगर एंटाइटल्ड है इस 3 दिन के पेमेंट के लिए? 1000 रुपए पर नाइट बात हुई, क्या सिंगर एंटाइटल्ड है 3 दिन के पेमेंट के लिए? एंटाइटल्ड है? यस, ठीक, सिंगर एंटाइटल्ड है, आप कह रहे हैं 3 नाइट्स की परफॉर्मेंस। मान लीजिए थिएटर मैनेजर जब वो 4थे दिन नहीं आता है, 5वें 6वें दिन उसको गाने देता है। अब सिंगर कितने दिन की पेमेंट के लिए एंटाइटल्ड है? 5 दिन की, क्योंकि 4 को उसने नहीं गाया, 1 2 3 गाया, 5 6 गाया, 5 दिन के लिए एंटाइटल्ड। इस दिन के रेम्यूनरेशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, क्योंकि उस दिन नहीं गाया। थिएटर मैनेजर क्या कॉम्पनसेशन मांग सकता है इस नॉन परफॉर्मेंस का? 4 तारीख की नॉन परफॉर्मेंस का क्या कॉम्पनसेशन मांग सकता है? हा? मांग सकता है। ऑल राइट, अगर मान लीजिए सिंगर ऑप्ट करता है 4 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट करना, कैंसिल करना, क्या सिंगर इन 5 और 6 को जो परफॉर्मेंस नहीं हुई है, सॉरी थिएटर मैनेजर 5 और 6 को जो परफॉर्मेंस नहीं हुई है, क्या उसका कॉम्पनसेशन मांग सकता है? उसने ऑप्ट किया है कैंसिल करना है मेरे को, आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन अग्रीमेंट तो 6 नाइट्स पे गाने का था, और 5 6 को जो नहीं गाया
क्या उसका कॉम्पेंसेशन मांग सकता है? इलस्ट्रेशन भी पढ़िए। A singer enters into a contract with B, the manager of a theater, to sing at his theater 2 nights in every week during next 2 months. And B engages to pay her at the rate of 100 rupees for each night. On the sixth night, A willfully absents herself with the assent of B. अच्छा, absent कर देता है on the sixth night. A willfully absents herself. फिर आगे लिखा है full stop के बाद with the assent of B, A sings on the seventh night. यहाँ पे उसने नहीं गाया, लेकिन इस दिन वो गाता है विद द एसेंट ऑफ द थिएटर मैनेजर, उसने अलाउ कर दिया कि ठीक है गा ले 5 और 6 को। B has signified his acquiescence in the continuance of the contract and cannot now put an end to it. अब वो उसको कैंसिल नहीं कर पाएगा क्योंकि 5 को आपने गाने दिया, अब आप 6 को मना नहीं कर पाओगे, 6 को भी वो गाएगा और वो अपने रेम्युनरेशन के लिए एंटाइटल्ड होगा। बट आगे क्या लिखा है, बट इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन फॉर द डैमेज सस्टेन्ड बाय हिम थ्रू एज फेलियर टू सिंग ऑन द सिक्स्थ नाइट। भले उसने आगे अलाउ कर दिया कि 5 और 6 को आप गा लो, लेकिन ये जो फोर्थ की नॉन परफॉर्मेंस है आपकी, इसका कॉम्पेंसेशन मैनेजर क्लेम करेगा। आई होप दैट्स क्लियर। यस। अब ये वाली बात कि जो बाकी इसने गाया है सिंगर ने, मान लीजिए इसने कॉन्ट्रैक्ट यहां खत्म कर दिया, तो 3 दिन तो गाया है उसने, उसका रेम्यूनरेशन के लिए वो एंटाइटल्ड होगा। ये बात कहां लिखी है? तो जरा 2 प्रोविजन और देखिए। एक निकालिए सेक्शन 67। सॉरी, 65, सेक्शन 65 निकालिए जरा। सेक्शन 65 का इलस्ट्रेशन देखिए सी और डी। इलस्ट्रेशन सी देखिए 65 का। A singer contracts with B, the manager of a theater, to sing at his theater for 2 nights in every week during the next 2 months. And B engages to pay her 100 rupees for each night's performance. On the sixth night, A willfully absents herself from the theater, and B, in consequence, rescinds the contract. B must pay A for the 5 nights on which she had sung. जितने दिन गाया, 5 दिन, एक दिन नहीं गाने दिया, बाकी आपने गाने दिया तो भी मिलेगा। आपने वहां कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट 4 को, 3 दिन गाया, उसका मिलेगा। जितना मैंने परफॉर्म किया है उतना मुझे मिलेगा कॉम्पनसेशन। ये बात बताता है 65 कि आपने, भले आपके पार्ट पे वॉइडेबल है। देखिए 39, जरा ध्यान से समझना इस बात को, इन कोरिलेशंस को सेक्शंस के। सेक्शन 39 आपको क्या फ्रीडम देता है कि अगर इस दिन सिंगर एब्सेंट हुआ है तो यू कैन रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। आपके पार्ट पे वॉइडेबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, मैनेजर के पार्ट पे आप कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, वॉइडेबल, वो चाहे तो कैंसिल कर सकता है, वॉइडेबल हो गया। 65 का हेड नोट पढ़िए। 65 क्या बात करता है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड। बाद में जो वॉइड हो जाएगा उस केस में अगर आपने वॉइड तो करवा लिया, लेकिन अगर आपने कोई बेनिफिट रिसीव कर लिया है तो आपको पे करना पड़ेगा। 64 वॉइडेबल की बात करता है, सेम कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, आपने रिसेंड करा। ये दोनों की इलस्ट्रेशन है इसके बाद, 64 65 दोनों से रिलेटेड वो इलस्ट्रेशन है उन्हीं बातों को समझाने के लिए। सो 64 देखिए जरा। व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, क्या लिखा है, व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल रिसेंड्स इट। ऐसा व्यक्ति जिसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, अगर वो उसे कैंसिल करता है तो क्या है, द अदर पार्टी thereto need not perform any promise therein contained in which he is the promiser। तो दूसरी पार्टी को फिर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर 4 तारीख को ही एब्सेंट हो जाता है सिंगर, ऐसे में जो थिएटर मैनेजर है उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, और अगर उसने डिसाइड किया कि भैया मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूं, तो पार्टी को इन 2 दिन पे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है दूसरी पार्टी को। पहली बात ये लिखी है 64 में। आगे क्या लिखा है, the party rescinding a voidable contract shall, if he had received any benefit thereunder from another party to such contract, restore such benefit so far as may be to the person from whom it was received। अगर आपने कुछ बेनिफिट रिसीव कर लिया है तो आपको वो वापस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर सिंगर को कुछ एडवांस पेमेंट हो गया था,
अगर मान लीजिए सिंगर को कुछ एडवांस पेमेंट हो गया था और वो विलफुली एब्सेंट हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, तो जो उसने एडवांस लिया है वो वापस करना पड़ जाएगा। 65 देखिए, when an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he received। जो भी मिला है वो आपको करना है। लेकिन साथ में इसमें तो ये बताया गया है कि जो व्यक्ति रिसीव कर रहा है कोई बेनिफिट, वो उसको रिस्टोर करना है। इलस्ट्रेशन के माध्यम से जो अभी हमने पढ़ा सी, उसमें ये भी बताया गया है कि आप तो एंटाइटल्ड हैं सब रिसीव करने के लिए, लेकिन आपका एक ऑब्लिगेशन भी है कि जो इन दिनों में उसने परफॉर्म किया है उसका आपको पे भी करना पड़ेगा। इसी का इलस्ट्रेशन डी देखिए जरा। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सिंग फॉर बी एट अ कॉन्सर्ट फॉर 1000 रुपीज which are paid in advance, एडवांस में पैसा दे दिया है। A is too ill to sing, A is not bound to make compensation to B for the loss। क्यों नहीं है बाउंड? इस इलस्ट्रेशन में लिखा है A contracts to sing for B at a concert for 1000। ठीक है, A ने अग्रीमेंट किया है कि मैं परफॉर्म करूंगा एक कॉन्सर्ट में और उसके लिए 1000 रुपए एडवांस भी ले लिए। आगे लिखा है A is too ill to sing, बीमार है, गा नहीं सकता। A is not bound to make compensation to B for the loss of the profits which B would have made if A had been able to sing। कोई कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्यों? इन पर्सनल इनकैपेसिटी। भाई यहां डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का बेनिफिट मिलता है, अभी पढ़ा अपन ने सेक्शन 56 कि जहां पर्सनल परफॉर्मेंस है और पर्सन अगर वेल नहीं है फिजिकली मेंटली या डेथ हो गई है, कॉम्पनसेशन नहीं होगा उसमें। बेनिफिट मिलेगा किसका? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का। लेकिन आगे लिखा है बट मस्ट रिफंड टू बी द 1000 रुपीज पेड इन एडवांस। आपको कॉम्पनसेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो 1000 रुपए एडवांस ले लिए वापस करना पड़ेगा, जो लैंग्वेज में बहुत क्लियरली लिखा था। लेकिन ये जो सी इलस्ट्रेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको बता रहा है कि वो व्यक्ति कॉम्पनसेशन के लिए तो एंटाइटल्ड है उस केस में, लेकिन थिएटर ओनर को पे भी करना है। जो गाया गया गाना उसकी परफॉर्मेंस का उसको पे करना है। बी मस्ट पे ए फॉर दी 5 नाइट्स। अब ये बात कहां आई कि जो अभी देखो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने बहुत लॉजिकल सा एक सिंपल सवाल आपसे पूछा था कि ये 6 परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ सिंगर और थिएटर के मैनेजर के बीच, चौथी दिन ही वो परफॉर्म करने नहीं आया। ऐसे केस में थिएटर मैनेजर के पास ऑप्शन है या तो कंटिन्यू करे या कैंसिल कर दे। अगर कैंसिल करता है या कंटिन्यू करता है व्हाटएवर, उसकी ड्यूटी है कि जितने दिन भी परफॉर्म किया सिंगर ने वो पे करेगा। सिंगर के पास कुछ एडवांस है, एक ही परफॉर्मेंस की बात है, तो वो उसको वापस करना, वो यहाँ क्लियर होगा। मैंने आपसे कहा था अगर ये कैंसिल करता है यहाँ पे परफॉर्मेंस, तो 3 दिन का तो पे करना पड़ेगा। लेकिन नॉन परफॉर्मेंस के लिए क्या थिएटर मैनेजर कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है? कर सकता है। अगर वो बीमारी की वजह से नहीं है, विलफुली है, तब तो कर सकता है। लेकिन वो बात अभी इलस्ट्रेशन में मिली क्या कि वो कॉम्पनसेशन क्लेम करेगा। एक अपन ने पढ़ा 39 का इलस्ट्रेशन, भाई 39 में भी तो है सेम चीज का। तो क्या ये चीज आपको अभी मिली है कहीं? तो देखिए फेलियर के कॉम्पनसेशन का तो मिल गया 39 में कि अगर जो नॉन परफॉर्मेंस हुई है उसका आपको मिलेगा, जो भी नॉन परफॉर्मेंस हुई है उसका कॉम्पनसेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आप कैंसिल करते हैं अग्रीमेंट, ऐसे केस में जो सिंगर को पे करना है वो आपको पे भी करना है। आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा नॉन परफॉर्मेंस का, लेकिन जितना उसने परफॉर्म किया है उतने का आपको पे भी करना है। अब जरा सेक्शन 75 पे आइए। इसके बाद सेक्शन 75 का इलस्ट्रेशन देखिए जरा। A singer contracts with B, the manager of a theater, to sing at his theater for 2 nights in every week during the next 2 months, and B engages to pay her 100 rupees for each night's performance. On the 6th night, A willfully absents herself from the theater, and B, in consequence, rescinds the contract. B is entitled to claim compensation for the damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो नुकसान हुआ वो भी मिलेगा। कौन सा नुकसान? ये वाला, क्योंकि उसने मना कर दिया। उसने क्या ऑप्ट किया कि भैया नहीं गाना गब्बाना मुझे। ये तीनों सिचुएशन मैंने आपसे कही।
एक सिचुएशन ये कि जैसे ही चौथे दिन सिंगर एब्सेंट हुआ, अब थिएटर मैनेजर चाहे तो यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे कि ठीक है भैया अब मत आओ आप गाने। ऐसे में क्या कंक्लूजन निकला, इन 3 दिन का उसे पेमेंट करना पड़ेगा, ये ऑब्लिगेशन है उसका, 3 दिन का पेमेंट। ये बात कहां से पता चली हमें, सेक्शन 65 के इलस्ट्रेशन से। यस, कि आपको पे करना पड़ेगा, जितने दिन आपने गाना गवाया उतने दिन का पे करना पड़ेगा, चाहे 5 दिन हो चाहे 3 दिन। अगर आपने यही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो 3 दिन गाना गाया है, उसका भी पेमेंट करना है। दूसरा ऑप्शन क्या था मैनेजर के पास, कि भले उस दिन नहीं गया लेकिन बाकी दिन उसको कंटिन्यू करने दे। अगर वो कंटिन्यू करने देता तो इन 2 दिन का भी पेमेंट करना पड़ता। ये सब कहां से आ गया, 65 से, कि पेमेंट करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए मैनेजर के ओनर ने यहां कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है अगर, तो ये जो नॉन परफॉर्मेंस है 5 और 6 तारीख की, इसके लिए भी मैनेजर कॉम्पनसेट करवाएगा, सिंगर से कॉम्पनसेशन लेगा। ये कॉम्पनसेशन किधर मिल रहा है, 75। ये मिल रहा है हमें 75 में। जो 75 का अभी जो इलस्ट्रेशन हमने देखा, B is entitled to claim compensation for the damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract। क्योंकि इसने क्या किया है यहाँ पे, A willfully absents herself from the theater and B in consequence rescinds the contract। B ने क्या चूज किया कि भैया मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ऐसे केस में 5वें और 6वें नाइट का कॉम्पनसेशन कहां से मिल जाएगा उसको, सेक्शन 75। क्योंकि 75 देखिए जरा क्या कहता है, पार्टी राइटफुली rescinding contract entitled to compensation। A person who rightfully rescinds a contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract। ऐसा व्यक्ति जिसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, अगर वो चूज करता है उसे कैंसिल करना, तो अब क्योंकि उसने कैंसिल कर दिया इसलिए परफॉर्मेंस तो होगी नहीं, उस नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जो उसका नुकसान हुआ है वो दूसरी पार्टी से कॉम्पनसेट कराएगा। 5वीं और 6वीं नाइट का कॉम्पनसेशन वो कैसे ले, किससे लेगा, सिंगर से लेगा। ये बात 75 आपको बताता है क्लियरली। लेकिन अगर मान लीजिए इसी में अपन ये करें कि भाई 4th नाइट को सिंगर नहीं आया और उसने अलाउ कर दिया कि चलो 5 को भी गा लो 6 को भी गा लो, अब रेम्यूनरेशन देने वाली बात तो 65 में पता चल गई। लेकिन जो चौथी नाइट को परफॉर्मेंस नहीं हुई है, इस दिन क्या पेमेंट करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस दिन परफॉर्मेंस। लेकिन क्या इसके लिए आप कॉम्पनसेट करा सकते हैं नॉन परफॉर्मेंस एक दिन की, ये नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, डिफरेंस समझना। आपने इस दिन गाना नहीं गाया, ठीक है, उसने अलाउ कर दिया आपको 5 और 6 को गाने को, तो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता तो सेक्शन 75 अप्लाई होता, 5-6 का कॉम्पनसेशन आपको 75 दिलाएगा। लेकिन आपने तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू किया है। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू किया है, उसमें भी एक दिन तो नॉन परफॉर्मेंस हुई है, इसका कॉम्पनसेशन कौन दिला रहा है, 39 का इलस्ट्रेशन। 39 का जो हमने अभी इलस्ट्रेशन देखा बी वाला, उसमें क्लियरली लिखा है यहाँ, एंड कैन नॉट नाउ पुट एन एंड टू इट बट इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेजेस सस्टेन्ड बाय हिम थ्रू एज फेलियर टू सिंग ऑन द 6th नाइट। एक दिन जो जिस दिन उसने गाना नहीं गाया है उस दिन का कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको इस इलस्ट्रेशन के ये 3 जो अलग अलग प्रोविजन यहाँ कनेक्ट होते हैं उसका कनेक्शन समझ आया। ओवरऑल कंक्लूजन वही है जो आप अपने प्रूडेंस से सोच रहे थे। भाई लॉ में होता वही है जो रीजनेबल है। जब तक आप रीजनेबल दिमाग लगाते हैं तब तक लॉ और आप मैच करेंगे। जहां आप थोड़े अनरीजनेबल से हो गए वहां मामला गड़बड़ हो जाता है। जब तक आप रीजनेबल बुद्धि लगा रहे हैं तब तक आप और लॉ दोनों मैच करते रहेंगे। इसलिए जब भी जो भी मैंने आपने आपसे यहाँ सवाल पूछा कि क्या पेमेंट मिलना चाहिए 3 दिन का, आपने कहा मिलना चाहिए, वो बात 65 में सेम लिखी कि मिलना चाहिए पेमेंट। चौथे दिन उसने गाना नहीं गाया है, इसका कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए थिएटर मैनेजर को, आपने कहा मिलना चाहिए, 39 की इलस्ट्रेशन में वो लिखा। कॉन्ट्रैक्ट अगर वो कैंसिल कर देता है तो 5-6, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी तो उसने आपके कारण ही किया है, तो 5 और 6 को जो नॉन परफॉर्मेंस हुई उसका कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और ये बात 75 ने बताई। तो आप जो लॉजिक से या प्रूडेंस से सोच रहे हैं वही लॉ में लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा। आई होप दैट इज क्लियर। यस, चलिए अब अपन आते हैं जो हम बात कर रहे थे एंटिसिपेटरी और एक्चुअल ब्रीच की, उसी में, क्योंकि 39 से ही अराइज होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच का कॉन्सेप्ट, कि भाई बंदे ने परफॉर्म करने से मना कर दिया। एक तो ये होगा कि जब परफॉर्मेंस ड्यू हुई है तब आपने मना कर दिया, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज एक्चुअल ब्रीच। और जहां आपने पहले ही मना कर दिया दैट इज। अब इन दोनों को डिस्टिंग्विश किया क्यों गया है, क्यों इन दोनों को डिस्टिंग्विश किया गया है, क्यों ये टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं?
नहीं इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपने पैसे दिए हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ रहा हूँ। बात समझना, ये ये डिस्टिंक्शन आता ही क्यों है एक्चुअल और एंटिसिपेट? ठीक है, हम तो कह रहे ब्रीच है ना, पहले कर दो उस टाइम पे कर दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ब्रीच तो ब्रीच है। मेजर ऑफ लॉस, दैट्स ऑल राइट, गुड। चलिए एक ये देख लेते हैं, जो अद्भुत ज्ञान आपने दिया है इसको देख लेते हैं कि कॉम्पनसेशन का अमाउंट बिल्कुल सही बातें हो रही है। देखो एक बात समझना, 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच कि भाई मैं, ए ने कहा मैं आपको कुछ गुड्स सप्लाई करूंगा, कितने, 100 kg गुड्स मैं आपको सप्लाई करूंगा। किस प्राइस पे सप्लाई करूंगा? 10 रुपए पर केजी के हिसाब से मैं आपको सप्लाई करूंगा। कब सप्लाई करूंगा? डेट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? 15 जनवरी, मान लीजिए 15 जनवरी को होना है गुड सप्लाई। ये बात हुई है 1 तारीख को कि 15 जनवरी को आपको 100 किलो गुड्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज में पे करूंगा। टोटल कॉन्ट्रेक्चुअल प्राइस क्या हो गई? कॉन्ट्रेक्चुअल प्राइस मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में आई हुई है, 1000 रुपए हो गए। 10 रुपए के हिसाब से 100 किलो गुड सप्लाई करना, 1000 रुपए की बात होगी। अब अगर मान लीजिए 15 तारीख को ये ब्रीच होता है, ये ब्रीच कब होता है? 15 जनवरी को वो देने से मना कर देता है, कहता भाई साहब नहीं दे पा रहा, मैं नहीं दे पाऊंगा 15 तारीख, 15 को ही उसने मना कर दिया मैं नहीं दे पाऊंगा। जिस दिन एक्चुअली उसको परफॉर्म करना था तब उसने मना कर दिया मैं नहीं दे पाऊंगा। दिस इज एक्चुअल, दिस इज एक्चुअल। अब बी क्या करेगा? क्योंकि इसको तो जरूरत है, मान लीजिए इसने मार्केट से परचेस कर लिया। किस पे परचेस करेगा? मार्केट प्राइस पे। मान लीजिए उसको मार्केट में यही सेम क्वालिटी का गुड्स किस किस प्राइस में पड़ रहा है? मान लीजिए 12 रुपए पड़ रहा है उसको, 12 रुपए kg। टोटल कितने का पड़ेगा उसको? 1200 रुपए का। और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब, अगर ये बंदा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करता तो उसको कितने का पड़ता? 1000 रुपए का पड़ता, है ना? तब उसको वो 1000 रुपए का पड़ता। डिफरेंस क्या आया? 200 रुपए कॉम्पनसेशन मिलेगा। सिंपल ऐसे होता है कैलकुलेशन कॉम्पनसेशन का। कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइस, मार्केट प्राइस उस दिन के जिस दिन आपने बाहर से परचेस, ऐसे कैलकुलेशन होता है। तो 200 रुपए आपका कॉम्पनसेशन बनता है। आप कह रहे हैं इसमें अंतर आएगा। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूं 15 की जगह इन भाई साहब ने 10 तारीख को ही बोल दिया, 10 जनवरी को ही बोल दिया कि भैया वो जो 15 वाला कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं दे पाएंगे आप। तो कैसे आप कह रहे हैं ये डे कॉम्पनसेशन में अंतर होगा कि इस दिन जो प्राइस है 10 को, एंटिसिपेटरी ब्रीच कब हुआ? 10 को हो गया, 10 को उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दे पाऊंगा। अब क्या आप 10 की मार्केट प्राइस देखेंगे? मान लीजिए 10 की मार्केट प्राइस 11 रुपए है, 10 से बड़ी प्राइस 11 रुपए हुई है। अब क्या इसको, अगर एंटिसिपेटरी ब्रीच है तो क्या इसको 100 रुपए मिलेंगे कॉम्पनसेशन? कैलकुलेशन कर पा रहे हैं ना आप? हाँ? क्योंकि 11 रुपए के हिसाब से 100 किलो की बात हुई है, 1100 रुपए, और कॉन्ट्रेक्चुअल प्राइस थी 1000 रुपए। मिलना था उसको 1000 में, लेकिन क्योंकि एंटिसिपेटरी ब्रीच कर दिया, उस व्यक्ति ने देने से मना कर दिया, लेकिन पहले दे दिया, 10 को ही मना कर दिया। देना था 15 को, लेकिन मना कर दिया उसने 10 को ही। तो अब किस हिसाब से, अब आप कह रहे हैं कि 100 रुपए कॉम्पनसेशन मिलेगा क्योंकि एंटिसिपेटरी ब्रीच उसने पहले ही कर दिया था, क्योंकि 10 को ही उसने बता दिया कि वो नहीं कर पाएगा, इसलिए। अच्छा मान लीजिए ये जो व्यक्ति है बी, ये बहुत ही पेशेंट व्यक्ति है, कोई जल्दी नहीं है इसे जीवन में, मेरी तरह है एकदम, कोई जल्दी नहीं है जीवन में, आराम से चल रहा, चलने दो। विनोद देखा आपने पंचायत, कैसा चल रहा, ठीक, उस टाइप का आदमी है। इसने कहा चलो ठीक है 10 को नहीं दिया, अभी कहाँ जाए, 15 की बात हुई थी ना, 15 को देखे, अभी नहीं जा रहा है हम लेने, ये 15 को ही जाता है और तब उसको 12 रुपए का ही मिलता है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहां एंटिसिपेटरी ब्रीच था वहां उसको इस दिन की मार्केट प्राइस के हिसाब से पैसा ना मिलके एंटिसिपेटरी के हिसाब से ही मिलेगा, 100 रुपए मिलेगा, 200 नहीं मिलेगा? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? जिस दिन बताया उस दिन के हिसाब से मिलेगा, भले आपने, आप, वो आपकी दिक्कत है कि आप 15 तक वेट कर रहे थे, हमने तो पहले ही बोल दिया था हम नहीं करेंगे। प्रतीक, सेम। बाकी क्या आ जाएगा?
ठीक है, ठीक है। तो आपका कहना है अमाउंट में डिफरेंस आ सकता है और दो तीन तरीके से वो आ रहा है कि अगर 15 को ही बताया तो फिर आनंद फानंद में खरीदेगा तो जो रेट मिलेगा खरीदेगा, वो ज्यादा ऑप्शन नहीं देख पाएगा, नेगोशिएशन का टाइम नहीं मिलेगा मार्केट जाके, क्योंकि भैया उसको तो 15 को ही चाहिए था। अब उसको जहां जो मिल रहा प्राइस खरीदेगा वो, और उस हिसाब से आप कॉम्पनसेशन पे करिए। लेकिन अगर आपने 10 को ही बता दिया कि भैया मैं नहीं दे पा रहा, अब उसके पास समय है, अब वो आराम से ढूंढे। ऐसा नहीं कि 15 रुपए में मिल रहा तो वही खरीद ले, वो कोशिश करे कम से कम, क्योंकि ड्यूटी टू मिटिगेट लॉसेस होती है किसकी? अग्रीव्ड पार्टी की, जिसके अगेंस्ट ब्रीच होता है। शायद आपने ये पढ़ रखा है, इसलिए आप ये सब बातें बता रहे हैं मुझे कि ये सब होगा इसमें। लेकिन यहाँ जो समस्या है वो ये कि आप बस पैसे पे ही अटके हैं कि अमाउंट कैलकुलेशन में ऊपर नीचे होगा बस। अमाउंट ये तो होगा, ये डेफिनेटली होगा, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये कब होगा? जब वो बंदा इस दिन निकले। क्या आप उस पर इम्पोज कर देंगे कि हमने तो पहले ही बता दिया था बात? है कि नहीं? कहने का मतलब ही कैन वेट। अब एक सिचुएशन समझिएगा जरा। 1 तारीख को अग्रीमेंट हुआ है, परफॉर्मेंस की बात हुई थी 15 जनवरी। 15 जनवरी इज द डेट ऑफ परफॉर्मेंस जब इसको सप्लाई करना था कुछ। 10 जनवरी को इसने बता दिया कि भाई साहब मैं नहीं कर पा रहा, एंटिसिपेटरी का केस है। 12 तारीख को, 12 जनवरी को, बिना ए के फॉल्ट के, बिना ए के फॉल्ट के जो गुड्स रखे थे इसके 100 किलो जो इसको ये देने वाला था, उसमें बिना इसके फॉल्ट के आग लग जाती है, बाढ़ आ जाती है, उसकी वजह से वो पूरे के पूरे गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 12 तारीख को उसने बता दिया कि भाई साहब मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा आपको गुड्स। और 12 तारीख को आ जाता है क्या? सुनामी और उसका गुड्स डैमेज। डेट ऑफ परफॉर्मेंस क्या थी? 15। अब देखिए यहां कहानी क्या होती है कि जब 10 तारीख को ही आपको पता चल गया है कि ये परफॉर्म अपना ऑब्लिगेशन नहीं करेगा, आप कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करा सकते हैं। ये ऑप्शन मिलता है। एंटिसिपेटरी ब्रीच इसीलिए कॉन्सेप्ट है कि अगर 10 को आपको पता चल गया है कि वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, यू कैन टेक एन एक्शन, आप कोर्ट जा सकते हैं, बेसिकली एनफोर्स करा सकते हैं। आप 10 को भी करा सकते हैं, यू कैन ऑल्सो वेट टिल 15, आप 15 को जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 15 को भी जा सकते हैं। अगर आप 10 को ही पहुंच गए तो चीजें डिफरेंट हो जाएंगी, 15 को क्या डिफरेंस हो जाएगा? अगर मान लीजिए आप 10 को ही पहुंच गए तो आप कॉम्पनसेशन लेंगे। भाई क्या होगा? आपका कॉम्पनसेशन ही तो मिलेगा ना, ब्रीच किया ना उस बंदे ने देने से। अगर मान लीजिए आप 10 को नहीं पहुंचे, आप पहुंचे 15 तारीख को, 15 जनवरी को, आपने वेट किया कि देख लेते हैं 15 तक, और इस बीच 12 जनवरी को गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। इसका मतलब उसको बेनिफिट मिल रहा है अब किसका? सेक्शन 56 का। किसको? सेलर को, क्योंकि अब डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी लग गई इधर, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए बिना उसकी गलती के, तो इसमें तो वो डिस्चार्ज मिल जाता है उसको बिना कॉम्पनसेशन के। तो क्या ये डिस्चार्ज मिलेगा? उसने तो एंटिसिपेटरी ब्रीच कर दिया था, उसने तो 10 जनवरी को ही मना कर दिया था कि साहब मैं तो नहीं कर पा रहा सप्लाई आपको। और मान लीजिए इसने कोई एक्शन नहीं लिया, एक ऑप्शन तो ये था इसके पास कि एक्शन, अगर ये एक्शन ले लेता, ये कोर्ट में सूट फाइल कर देता कॉम्पनसेशन का, अब जो हो कोई मतलब नहीं उससे। अब 12 तारीख को गुड्स में आग लग गई, कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक्शन हो गया यहीं पे। और आपने पढ़ा होगा हमेशा कि लॉ ये कहता है दैट यू शुड नॉट स्लीप ऑन योर राइट्स। कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, एज सून एज पॉसिबल आप आइए। और अगर आप आ गए हैं 10 तारीख को ब्रिज के तुरंत बाद, तो ये जो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हुई है इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप बैठे थे 15 तक, ठीक है तब देखेंगे, अभी तो आपने उसको टाइम दे दिया, आपने कहा हो सकता कर दे परफॉर्म, अभी कह रहा नहीं करेंगे, देखते हैं 15। लेकिन 12 तारीख को ही गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। तो क्या जब आप 15 को जाएंगे ब्रीच के लिए, क्या इसको बेनिफिट मिल जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी का सेलर को? क्या सेलर को बेनिफिट मिल सकता है इस केस में? बताइए, क्या बेनिफिट मिल सकता है इम्पॉसिबिलिटी का? क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी तो हुई है, डेट ऑफ परफॉर्मेंस थी 15 और इम्पॉसिबिलिटी हो गई 12 को। अगर मान लीजिए एंटिसिपेटरी का केस नहीं होता तब क्या होता? अगर मान लीजिए इसने मना नहीं किया होता 10 को, कोई बात ही नहीं हुई दोनों की, डेट ऑफ परफॉर्मेंस थी 15 लेकिन 12 तारीख को गुड्स में आग लग गई,
बिल्कुल मिल जाता 56 का बेनिफिट, इम्पॉसिबिलिटी मिल जाता, कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पे चेंज क्या हो गया है कि इस व्यक्ति ने 10 तारीख को एंटिसिपेटरी ब्रीच कर दिया, इसने 10 को ही बोल दिया साहब मैं नहीं दे पाऊंगा 15 को आपको गुड्स। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस व्यक्ति को, सेलर को 12 तारीख को जो ये इम्पॉसिबिलिटी हुई है इसका बेनिफिट मिलेगा? और क्यों मैं कह रहा हूं ये, क्योंकि अभी ये कोर्ट नहीं गया है। अगर ये कोर्ट चला गया तब तो नहीं मिलेगा, कोर्ट नहीं गया है तो क्या मिलेगा? क्या वो ये बोल सकता है कि भैया इसमें मेरी तो गलती नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए कहां से? दोनों सिचुएशन हो सकती है देखो। एंटिसिपेटरी में दोनों सिचुएशन हो सकती है, या तो वो 10 को ही चला जाए या तो 12 को, ये ऑप्शन है उसके पास। ये बात 39 में है, अगर आप चाहें तो एक बार 39 रीड करिए जरा। इसमें जो लिखा है, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, क्या लिखा है? द प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, उसी समय खत्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। कब? जब उसने डिसेबल कर लिया 10 जनवरी को, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे मतलब एनफोर्स कराने चला जाए, unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continue, या फिर वो कंटिन्यू भी कर सकता है 15 तक। दोनों ऑप्शन है उसके पास, वो चाहे तो 10 को कैंसिल कर दे कॉन्ट्रैक्ट, या फिर वो 15 तक कंटिन्यू कर ले। मैं कह रहा हूं वो तो कंटिन्यू कर रहा है, वो कह रहा ठीक है देखेंगे। हाँ, कंडक्ट से दिखा दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं कर रहा है, 15 तक चल रहा है। तो सेलर को क्या 12 जनवरी को ये जो इम्पॉसिबिलिटी हुई है इसका बेनिफिट मिलेगा? हाँ बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट तो एंड नहीं, उसने बोल दिया 10 को कि नहीं कर रहे, फिर 13 को लगा ठीक है कर देंगे। बोल सकता था वो 13 को, अभी तो टाइम था ना, 13 14 टाइम था ना उसके पास। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आपने 10 को मना भी कर दिया है, नहीं कर रहे, इन्हें ऑप्शन यूज नहीं किया कोर्ट जाने का, कॉन्ट्रैक्ट एंड। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, उसके पास दोनों ऑप्शन थे, वो चाहता तो वेट करता, वो चाहता तो कैंसिल में लिखा है, जरूरी नहीं कि आप कैंसिल करेंगे उसे। हाँ नहीं किया, क्योंकि उसके पास ऑप्शन था ना, उसके पास ऑप्शन था ना, करे या ना करे कैंसिल, इसलिए चल रहा कॉन्ट्रैक्ट, चल भी इसलिए रहा बिकॉज ही इज ऑप्टेड फॉर इट। हम्म हम्म हम्म। हाँ 15 जनवरी अभी आना तो बाकी। एक काम करिए, अब घर जाइए किताबें पढ़िए, सबसे बढ़िया होता है किताब पढ़ना, यूट्यूब मत करना, किताब पढ़ना। कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी सिंपल सी किताब उठाइए, कांगिया उठा लीजिए, अवतार सिंह सिंपल नहीं है बट उठा सकते हैं, कोई भी एक किताब उठाइए, उसमें पढ़िए एंटिसिपेटरी ब्रीच का कॉन्सेप्ट, और या फिर सर्च करिए केसेस, किससे रिलेटेड, एंटिसिपेटरी पढ़िए, पढ़ के कल आइए, तो फिर अपन बात करेंगे इसकी क्या होगा इस केस में, और क्या कॉम्पनसेशन कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबिलिटी का बेनिफिट उस सेलर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेंस में सवाल पूरा का पूरा ब्रिज से आता है एंटिसिपेटरी ब्रिज के ऊपर। जनरल क्वेश्चन भी आएगा तो लिखना एंटिसिपेटरी है, कैसे जनरल क्वेश्चन आएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सिंपल ये तो आपको बताना पड़ेगा कि ब्रीच मतलब ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करना, फिर आप बताएंगे दो तरीके का होता है, एक होता है एक्चुअल, एक होता है एंटिसिपेटरी, और पूरी कहानी एंटिसिपेटरी, क्योंकि एक्चुअल का तो सिंपल है, नहीं हुआ परफॉर्म 15 तारीख को, जाओ कॉम्पनसेशन ले लो, और रेमेडी पे फिर क्वेश्चन बेस्ड आएगा, फिर आएगा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में रेमेडी कैसे मिलती है, अगर एक्चुअल पे सवाल आना है तो। और अगर इधर से सवाल आना तो वो आएगा हमेशा मेंस में एंटिसिपेटरी ब्रीच और उसके इफेक्ट पे, ये जो अपन बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच का इम्पैक्ट या इफेक्ट क्या होता है, और ये सेपरेट सवाल है मेंस का। प्री में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू का बहुत
बढ़िया सवाल है ये कि एंटिसिपेटरी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लॉ ग्रेजुएट्स भी हैं जिन्हें यही नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके का होता है ना। तो ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि एंटिसिपेटरी ब्रीच होता क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या, इफेक्ट क्या होता है। सो कल हम लोगों ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डिस्कशन किया था और ये देखा था कि जो ब्रीच है वो दो तरीके का होता है, वन इज एक्चुअल ब्रीच एंड द अदर इज एंटिसिपेटरी ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किधर रिफ्लेक्ट होता है, सेक्शन 39 में, है ना। क्योंकि सेक्शन 39 कहता है कि अगर आप खुद को डिसेबल कर लेते हैं या ये कम्युनिकेट कर देते हैं कि आप अपना जो परफॉर्मेंस है, जो ऑब्लिगेशन है, उसको आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, दैट्स एक्चुअली एंटिसिपेटरी ब्रीच जो रिफ्लेक्ट होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 39 में। जो मेजर इशू है विद एंटिसिपेटरी ब्रीच, देखिए एक्चुअल ब्रीच होगा, उसके बदले में रेमेडी मिलेगी, कॉम्पेंसेशन मिलेगा, दैट्स सिंपल। एंटिसिपेटरी ब्रीच के साथ जो इशू है वो ये कि क्योंकि डेट ऑफ परफॉर्मेंस के पहले ही ये एंटिसिपेटरी ब्रीच हो रहा है, तो अब यहां एक सवाल ये आता है कि भाई एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गया, अब यहां से आपके पास तो अधिकार है कि आप कोर्ट चले जाइए। एक तो पहला सवाल ये होता है कि क्या एंटिसिपेटरी ब्रीच होते ही आपके पास राइट अराइज हो जाता है कि आप कोर्ट चले जाइए, या फिर आपको वेट करना पड़ेगा परफॉर्मेंस ड्यू होने तक। ठीक। दूसरी चीज ये आती है कि अगर मान लीजिए आप वेट कर रहे हैं कि जब तक परफॉर्मेंस की डेट नहीं आएगी तब तक आप एनफोर्स कराने नहीं जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट को, और डेट ऑफ परफॉर्मेंस आने के पहले ही अगर कोई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है तो क्या उसका बेनिफिट मिलेगा। इस बात को एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, उसके बाद इस डिस्कशन पे अपन आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति, दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं और जो डेट ऑफ परफॉर्मेंस डिसाइड हुई है, मान लीजिए वो डिसाइड हुई है 20 जनवरी। 20 जनवरी क्या है, परफॉर्मेंस की डेट है, इस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट आपका परफॉर्म होना था 20 जनवरी को, दिस इज द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक। अब मान लीजिए कि इस व्यक्ति ने ब्रीच जो है 1 जनवरी को ही कर दिया। एक पार्टी जिसे अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करना था, इसने 1 जनवरी को ही क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, डेट ऑफ परफॉर्मेंस के पहले ही ब्रीच कर दिया। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है कि ए जो है ये अपने गुड्स सप्लाई करेगा बी को और बी बदले में पेमेंट करेगा, लेट्स से 50,000 रुपए की। गुड्स की जो सप्लाई होनी थी दैट वाज टू बी ऑन 20 जनवरी, लेकिन ए ने 1 तारीख को ही कम्युनिकेट कर दिया, बता दिया कि भाई साहब वो मैं नहीं कर पाऊंगा अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल जो अग्रीमेंट में मैंने लिया है। क्या अब बी 1 जनवरी को ही कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करा सकता है कोर्ट में जाके? डेट ऑफ परफॉर्मेंस इज 20th, सो अभी परफॉर्मेंस तो ड्यू हुई नहीं है, वो तो, हाँ जो वो तो 20th जन को होनी है, परफॉर्मेंस जो ड्यू होनी है, इट इट इज, सॉरी, परफॉर्मेंस जो होनी है इट इज टू बी डन ऑन 20th जनवरी, जो गुड्स की सप्लाई होनी है वो 20 जनवरी को होनी है। लेकिन 1 जनवरी को ही व्यक्ति ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से मना कर दिया, इसको हम कहते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे आप बताइए, क्या जो अग्रीव्ड व्यक्ति है बी, ये कोर्ट जा सकता है 1 जनवरी को ही कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराने, या फिर ऐसे वेट करना पड़ेगा टिल 20th जनवरी जब परफॉर्मेंस ड्यू हो रही है? जा सकता है 1 जनवरी को ही कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराने अपना। ठीक है। अब एक सवाल ये आता है कि चलिए आप जा सकते हैं जब भी वो डिसेबल, क्योंकि 39 में कल हमने एक चीज देखी थी, मे लिखा हुआ है उसमें, है ना, जो लैंग्वेज पढ़ी थी हमने, प्रोविजन की, उसमें लिखा हुआ था मे, कि वो ऐसा कर सकता है। अब मैंडेटरी तो नहीं है उसके लिए ऐसा करना। तो अगर मान लीजिए, अब इसमें दो चीजें होंगी, या तो वो 1 जनवरी को ही एनफोर्स कराने चला गया, फर्स्ट इज दैट, तो इसमें जो पहली चीज है वो ये होगी कि 1 जनवरी को ही वो एनफोर्स कराने चला जाता है, या फिर दूसरा है कि वो वेट करता है कब तक, डेट ऑफ परफॉर्मेंस 20th जन, ये दो चीजें होंगी इसमें। अगर मान लीजिए इसने 1 तारीख को एनफोर्स करवाने के लिए कोर्ट में सूट फाइल
कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लीजिए बीच में इन बिटवीन, जैसे मान लीजिए 10 जनवरी को, 10 जनवरी को ये होता है कि जो गुड्स थे, ए जो सप्लाई करने वाला था, 20 जन डेट डिसाइड हुई थी, वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस दिन क्या हो जाता है, एक सुपरवीनिंग या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, एक सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है 10 तारीख को। अब मान लीजिए एक तो ये सिचुएशन कि 1 जनवरी को जब एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसी दिन ही एनफोर्स कराने पहुंच जाए। अब मान लीजिए 1 तारीख को इसने एनफोर्स करवा लिया या सूट फाइल कर दिया है एनफोर्स कराने का, तो क्या इस सुपरवीनिंग या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का बेनिफिट ए को मिलेगा कि भैया अब तो गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो गए, अब क्या करें। मान लीजिए सूट चल रहा है उसका, डैमेजेस का, लेकिन अब 10 तारीख को बात हुई थी क्या, परफॉर्म आपको कब करना था, डेट ऑफ परफॉर्मेंस वाज 20th, लेकिन 10 तारीख को ही एक सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी अकर हो गई 56 के तहत, जिसका बेनिफिट नॉर्मली व्यक्ति को मिलता है क्योंकि उसकी गलती नहीं है। तो क्या इस केस में जहां इसने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एनफोर्स करवा लिया है, 1 तारीख को ये पहुंच गया एनफोर्स कराने, क्या ये बेनिफिट मिलेगा, किस किस के हिसाब से मिलना चाहिए बेनिफिट, मिलेगा बेनिफिट, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा, भले ही आपने पहले मना कर दिया, क्यों मिलेगा। हम्म, करेक्ट, करेक्ट। हम्म, हम्म, हम्म। बट हम तो बेटा यहाँ बात ये कर रहे हैं कि वो एनफोर्स कराने चला गया है 1 जनवरी को, उसने ऑप्शन दिया ही नहीं। आप जो कह रहे हो कि उसके पास ऑप्शन था एनफोर्स कराए या ना कराए, तो अगर वो एनफोर्स नहीं कराता है, इन दैट केस वो दूसरी पार्टी को अपॉर्चुनिटी देता है कि आप किसी बेनिफिट को अवेल कर लो। लेकिन हम तो कह रहे हैं इसने तो एनफोर्स करा लिया 1 तारीख को, पहुंच गया ये, है ना। तो अब तो उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए जब इसने एनफोर्स करा लिया। भाई ही इज वेरी एक्टिव अबाउट हिज राइट, तो इसका बेनिफिट तो इस व्यक्ति को मिलना चाहिए ना, क्योंकि लॉ हमेशा कहता है यू शुड नॉट स्लीप ऑन योर राइट्स, है ना। तो अगर बी ने, सॉरी ए ने अगर अपना, हाँ बी अग्रीड पार्टी है, बी ने अगर मान लीजिए जैसे ही ये हुआ 1 जनवरी को एंटिसिपेटरी ब्रीच हुआ, जैसे ही ए की तरफ से अगर इसने एनफोर्स करा लिया है 1 जनवरी को ही, अब भले ही 10 जनवरी को गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये व्यक्ति पहुंच गया है एनफोर्स करवाने उसी समय जब एंटिसिपेटरी ब्रीच हुआ तभी। आई होप यू गेटिंग दिस, और ये बात लॉजिकल भी है। भाई यही तो लॉजिक है ना कि यू शुड नॉट स्लीप ऑन योर राइट्स। भाई आप तो फुली, ये तो पूरी तरीके से एक्टिव है, भी तो इधर इसने एंटिसिपेटरी ब्रीच किया 1 जनवरी को और ये एनफोर्स कराने पहुंच गया 1 जनवरी को, इसने वेट नहीं किया 20 तक का, डेट ऑफ परफॉर्मेंस तक का इसने वेट नहीं किया, तुरंत पहुंच गया। इसीलिए कोई भी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का बेनिफिट इस केस में नहीं अवेल होगा। आई होप यू गेटिंग दिस। अब लेते हैं अपन दूसरा सिनेरियो यहाँ पे। व्हाट इज द अदर सिनेरियो, कि मान लीजिए 1 जनवरी को एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गया है, ठीक, और उसके बाद जो पार्टी है बी अग्रीव्ड पार्टी, उसके पास ऑप्शन है या तो 1 जनवरी को एनफोर्स करा ले या फिर 20 जनवरी तक वेट करे और एक्चुअल ब्रीच होने दे तब जाके एनफोर्स करे। ये भाई साहब वेट करते हैं 20 जनवरी तक का, इन्होंने कुछ नहीं किया अभी। एंटिसिपेटरी उसने तो बोल दिया था ए ने पहले कि भाई साहब मैं आपको गुड सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, 1 जनवरी को उसने बता दिया कि अग्रीमेंट के हिसाब से जो डेट ऑफ परफॉर्मेंस डिसाइड हुई है 20 तारीख, उस दिन मैं आपको गुड्स नहीं दे रहा हूं और मैं ब्रीच कर रहा हूं। ये भाई साहब लेकिन उसको एनफोर्स नहीं कराते हैं कि देखते हैं 20 तक क्या होता है, तो क्या पता कर दे, उसके बाद कर लेंगे, उसके बाद एनफोर्स करा लेंगे अगर 20 तक नहीं, ये वेट करते हैं। और इसी बीच 10 तारीख को गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है बिना ए की गलती के। अब बताइए क्या ए को इस चीज का बेनिफिट मिलेगा, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का। अब अगर ये जाता है बी एनफोर्स कराने बाद में, तो क्या
कॉम्पनसेशन के लिए एंटाइटल्ड होगा बी? नहीं होगा। अब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का बेनिफिट किसको मिल गया? ए को मिल जाएगा, क्योंकि भाई साहब आपने उसको यह मौका दिया। एंटिसिपेटरी ब्रीच जिस दिन हुआ था, आपको उसी दिन एनफोर्स, आपका राइट चालू हो गया था एनफोर्स कराने का कॉन्ट्रैक्ट द वेरी सेम डे जिस दिन एंटिसिपेटरी ब्रीच हुआ। आपने अगर वेट किया, इसका मतलब आपने दूसरी पार्टी को अपॉर्चुनिटी दी है किसी ऐसे बेनिफिट को अवेल करने की, और फिर अगर ये इंसिडेंस होता है तो उसका बेनिफिट ए को मिलेगा और अब आप कॉम्पेंसेट नहीं करा पाएंगे क्योंकि आपने वेट किया। इसीलिए एंटिसिपेटरी ब्रीच के केस में अग्रीव्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जैसे ही एंटिसिपेटरी ब्रीच हो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करा लीजिए। अगर आपने करा लिया है एट द सेम टाइम तो आपको रेमेडी मिल जाएगी, भले अभी ड्यू डेट आई ही नहीं है परफॉर्मेंस की, पहले आपको डैमेज ओवर मिल जाएगा। अब मैंने तो 10-20 दिन का एग्जाम्पल लिया, ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में महीनों भी होता है कि भाई आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और परफॉर्मेंस है अगले साल, इतना टाइम ड्यूरेशन है, और बीच में 3 महीने बाद ही उसने मना कर दिया कि भाई साहब मैं नहीं कर पाऊंगा। अब 7-8 महीने का गैप है बीच में, जैसे ही उसने मना किया कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, आप जाके सूट फाइल करिए, डैमेज वेमेज हो जाएगा, जनवरी तक का वेट ही नहीं होगा, अगले डैमेज वेमेज हो जाएगा, सब खत्म। बट इसके लिए क्या जरूरी है कि यू शुड बी एक्टिव। अगर आप वेट कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप दूसरी पार्टी को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं किसी ऐसे बेनिफिट को अवेल करने की। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उस व्यक्ति की है जो अग्रीव्ड पार्टी है कि वो एज सुन एज पॉसिबल एनफोर्स करा ले कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑल्सो। आई होप यू गेटिंग दिस। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के कि आप चाहें तो मतलब आप टाइमली उस चीज को एनफोर्स करवा सकते हैं और करवा ही लेना चाहिए। अगर आप एनफोर्स करा लेंगे तो आपको बेनिफिट उसका मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट और हॉस्टर वर्सेस डेलाटोर। ये तो प्री में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है हॉस्टर वर्सेस डेलाटोर। चलिए अभी लिखवा दूंगा मैं सारी चीजें आपको। तो मेरे ख्याल से ये एंटिसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच का कॉन्सेप्ट आपके अब समझ में आ गया। पहले हमने सारा डिस्कशन इसके रिगार्डिंग कर लिया था, ये होता क्या है ना, क्या है एक्चुअल ब्रीच और क्या है एंटिसिपेटरी, और एंटिसिपेटरी ब्रीच का इफेक्ट क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति एंटिसिपेटरी ब्रीच करता है तो उसका इफेक्ट ये है कि अग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन है, वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करा सकता है। अगर उसने तुरंत एनफोर्स करा लिया तो उसको डैमेज वेमेज मिल जाएंगे। अगर वो वेट करता है तो ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस ड्यू होने के बाद भी आप जा सकते हैं, लेकिन अगर उसके पहले कोई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई तो उसका बेनिफिट फिर दूसरी पार्टी को मिल जाएगा। अच्छा एक सीन और समझ लीजिए इसमें, मान लीजिए 20 जनवरी थी डेट ऑफ परफॉर्मेंस और एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गया 1 जनवरी को। ये भाई साहब वेट कर रहे थे कि चलो अभी जाने दो, इन्होंने एनफोर्स कराने की अभी जहमत नहीं उठाई है, क्योंकि एनफोर्स कराने के लिए बहुत समय होता है, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने का 3 साल लिमिटेशन पीरियड है, आप 3 साल तक करा सकते हैं कॉज ऑफ एक्शन राइज होने के बाद। एंटिसिपेटरी ब्रीच में कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हो जाता है? जब एंटिसिपेटरी ब्रीच हुआ तब। एक्चुअल ब्रीच में कब अराइज होता है? डेट ऑफ परफॉर्मेंस। अब मान लीजिए एंटिसिपेटरी ब्रीच का केस है 1 जनवरी को ही ए ने एंटिसिपेटरी ब्रीच कर दिया है, लेकिन ये भाई साहब वेट कर रहे थे, बी जो थे इन्होंने वेट किया, कुछ नहीं किया, 20 को भी परफॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि वैसे भी उसने तो बता ही दिया था एक को कि भाई मैं नहीं कर रहा। मान लीजिए 22 जनवरी को 22 जनवरी को अगर ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी जो है ये अब कब हो रही है? 22 जनवरी को सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, इसने अभी एनफोर्स अभी भी नहीं कराया। एक्चुअल वायलेशन या एक्चुअल ब्रीच कब हो गया था? 20 जनवरी को हो गया था एक्चुअल ब्रीच तो, लेकिन अभी भी इसने तुरंत नहीं किया, इसने कहा ठीक है 3 साल है ना लिमिटेशन पीरियड, तो अपने पास करेंगे एनफोर्स आराम से, क्या जल्दी है। या 20 या 22 या 25 तारीख को ही एक सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है और वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्या अब ए को बेनिफिट मिलेगा इस सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का? व्हाट डू यू थिंक, अब बेनिफिट मिलेगा क्या? हाँ, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का बेनिफिट क्या ए को मिलेगा या नहीं मिलेगा? 22 तारीख को अगर वो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हुई है तो नहीं मिलेगा।
क्योंकि जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में जो डिसाइड हुआ था डेट ऑफ परफॉर्मेंस, उस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अब खत्म है भैया, ये हो गया, ब्रीच हो गया। ब्रीच होने से क्या होता है? पार्टी डिस्चार्ज होती है लीगल ऑब्लिगेशन। ब्रीच को तो एक्चुअली ब्रीच हो गया ना, अब तो खत्म बात। अब कुछ भी होता रहे, अब कोई भी सब्सिक्वेंट कुछ भी होता रहे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्चुअल डेट क्या थी? 20 तारीख। हाँ, एंटिसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच के बीच में अगर कुछ होता है, तब ये बेनिफिट पार्टी को मिलेगा। आई होप यू गेटिंग दिस। यस, चलिए।